हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, जिसके हमने पहली 4 एंट्रीज कर ली थी हमने। अब हम 5वीं एंट्री करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। हालांकि कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज दी थी क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। थोड़ी बहुत गलती थी, मिस्टेक ही थी। काफ़ी बच्चों के आए हैं उसमें, मतलब ये लगा लो बच्चों ने मोस्टली क्या है कि छोटी छोटी एरर कर रखी हैं। जैसे एक बच्चे ने डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दिया था, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेजर एरर थी। कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाएंगे। अब बात ये आती है कि हम एक तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 की जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो करें, जो लास्ट एंट्री है, और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बस हमारी क्लास में इतना सही करेंगे आज हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखनी है, ठीक है। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आप इस क्लास में वो अपना जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो पूरा करें, ठीक है। सुनना, देखो हम एक बार क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी लास्ट एंट्री कर रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम वही वर्किंग्स करेंगे जो हम करते हैं पहले, ठीक है। अब आप समझना बात को ध्यान से। 5th में क्या बोल रहा है? ऑन मार्च 10 सोल्ड गुड्स टू श्याम, लिस्ट प्राइस ₹1,00,000। हमने मार्च 10 को गुड्स बेचे, शाम को लिस्ट प्राइस है 1,00,000 रुपया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 10% कैश डिस्काउंट है इफ पेमेंट रिसीव्ड विद इन 15 डेज। अगर पेमेंट हमें 15 दिन के अंदर मिल जाती है, अगर हमें पेमेंट 15 दिन के अंदर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 50% पेमेंट हमें मिली है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मार्च 10 को मैं बेचता हूं तो 15 दिन कब तक बनेंगे? मार्च 25 तक। मार्च 25 तक अगर पेमेंट मिल जाती है हमें, जो हमने गुड्स बेचे हैं, तो हम 10% कैश डिस्काउंट देंगे उनको। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? पैसा दो, डिस्काउंट ले लो, ठीक है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है? जो सबके लिए होती है और मोस्टली किन के लिए होती है? जो कस्टमर ज्यादा स्टॉक इकट्ठा उठा लेते हैं। अब एक बात है ना, किसी ने स्टॉक इकट्ठा भी उठाया और साथ में पेमेंट भी जल्दी उसी टाइम पे ही दे रहा है, तो फिर उसके लिए ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि मार्च 10 के बाद मार्च 25 तक डिस्काउंट अवेलेबल है, कभी भी पेमेंट दो। 50% पेमेंट हमें मिली है मार्च 15 को, 20% पेमेंट रिसीव्ड हुई है मार्च 19 को एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर रिसीव्ड हुई है मार्च 23 को और बैलेंस ऑन मार्च 26। बाकी बचा हुआ बैलेंस हमें मार्च 26 को। आप देखो लिंक अपडेट कर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि होता क्या है कि पहले क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार रीड करना पड़ता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो इसीलिए आप ना हर क्लास में डिस्क्रिप्शन में से लिंक डाउनलोड कर लिया करो, लिंक पे क्लिक कर दिया करो और वो डाउनलोड कर दिया करो। अगर आपके पास पहले से है भी सही तो कोई इशू नहीं है, आप नए वाला ही पढ़ेंगे, पुराने वाले को डिलीट कर देना। ये आपका हर क्लास में होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। क्लास स्टार्ट करते ही पहला काम आपका यही होना चाहिए कि हर क्लास में आप लिंक पे क्लिक जरूर किया करें और वही डाउनलोड करें और उसी में से ही पढ़ें, ठीक है। तो अब आप समझे आगे मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो मुझे ये बताओ, मार्च 10 को गुड्स बेचे हैं, बताएं कितने के? 1,00,000 और उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो। देखो लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपए का और उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, मतलब 90,000 रुपए। ये पक्का है सेल्स में जाना ही जाना है, ये तो कंफर्म है सेल्स में जाना है। तो मैं यहां पे मार्च 10 को, अब की बार हमारे पास डेट भी है, मार्च 10 में 2 सेल्स। वैसे मैं एक बात पूछूं आपसे, अब आपको पर्सनल रियल नॉमिनल याद रखने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे सेल्स के साथ नॉमिनल लिखो और वो क्या नाम है जो पार्टी है सेल्स, शाम रिसीवर है तो उसके लिए पर्सनल लिखो, अपने आप आदत छूट जाएगी। लेकिन आपके माइंड में रीजन फिट हो जाएगा कि किस कारण से किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, वो रीजन फिट हो जाएगा। मैंने आपको विद रीजन ही इसलिए समझाया था पहले से ही, ठीक है। तो अब आप आ जाए मार्च 10 को आपने सेल किया, मैं पर्सनल रियल नहीं लिख रहा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखूंगा उस क्लास में, ठीक है। तो शाम को हम डेबिट कर देते हैं। देखो मैं शाम को डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे
मार्च 10 के दिन तो सारा कुछ उधार ही है, आप चेक कर लो, क्योंकि पेमेंट ही पहले कब मिली है, मार्च 15 को, मतलब मार्च 10 को तो कंफर्म है कोई पेमेंट ही नहीं मिली, मार्च 10 को कुछ भी नहीं मिला। तो मैं क्या लिखूंगा, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। शाम क्या है हमारे लिए, रिसीवर, और ये नॉमिनल, फिर भी लिख दिया मैंने, कितने रुपए हैं, 90,000 रुपीज। बस अब ये सेल्स है 90,000, खत्म। क्योंकि हम उस दिन तो नहीं चेक कर सकते ना कि भाई कितने परसेंट हुआ, मार्च 15 को देखेंगे। मार्च 15 क्या है, मार्च 15 को इस 90,000 रुपए में से बताएं कितना मुझे 50% पेमेंट मुझे मिल गई। अब देखो 50%, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 50% का मतलब ये है कि आपको 45,000 मिल गए? नहीं, यही बात अपने पहले मेरे से समझिए। अमाउंट दिया होता तो अलग बात है, जब परसेंटेज दे रखी है ना, 50% का मतलब क्या है, बाकी 50% अभी भी पेमेंट नहीं मिली, तो जो पेंडिंग है वो तो 45 है, मतलब 50% तो नहीं मिली, 45,000 तो नहीं मिले, अभी नहीं मिले, ठीक है। मतलब जो बाकी 50% जो है मिलने थे, ये रिसीवेबल हो गए। फिर जब मुझे 45,000 मिलने वाले थे, अब सामने वाला जो मैं हूं, मैं उसको कह रहा हूं चलो ठीक है, जो आपको 10% कैश डिस्काउंट मिलना है वो आप ले लो। 10% कैश डिस्काउंट इस पे थोड़ा ना जाएगा, जो नहीं मिले पैसे, जो मिले हैं, मतलब 45,000 में 4500 तो डिस्काउंट मुझे अलाउड करनी पड़ेगी, उसको मैं अलाउ कर रहा हूं डिस्काउंट, और बाकी 40,500 रुपये कैश रिसीव हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं बात को, इसका कोई रोल नहीं है बीच में। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे। अच्छा, कहाँ तक आ गए थे हम, हाँ ठीक है। तो 40,000, अब मैं मार्च 15 को कैश मुझे मिला, कैश अकाउंट डेबिट 40,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,500, और वो गिवर कितने से हुआ, शाम को बेचे थे ना, हाँ, तो कितने रुपए से गिवर हुआ वो, 45,000 से। बताओ गिवर कैसे कैसे हुआ, वो गिवर तो है 45 का ही, जिसमें से कैश का गिवर है हमारे को 40,500 और बाकी हमें वो लॉस दे रहे हैं, तो लॉस का गिवर है, बस सिंपल सी बात है। अब आगे आते हैं मार्च 15, मार्च 25 तक डिस्काउंट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च 15 के बाद 20% पेमेंट हमें फिर मिली मार्च 19 को। अब 20% कितनी है, इस 45 को आगे उठाओ, मार्च 19 को इस 45 में, अब क्या मैं इस 45 का 20% करूंगा, नहीं, 20% पेमेंट हमारी किसके ऊपर ही चलेगी, 90,000 रुपए के ऊपर ही। तो मुझे एक बात बताएं, क्योंकि ये अपने आप में 50% है, ये अपने आप में ही 50% है, जिसमें 50, देखो टोटल 100 ये था, ये 100 है, 100 में से 50% नहीं मिले थे, 50% का हिसाब हो गया। अब इस 50% में तो मतलब मैं इसका 20% करूंगा, ना कि कहीं इसका 45,000 का 20% कर दूं, ये गलती हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 20% कितना बना, अगर मैं 90,000 का करूं तो 18,000, मतलब अभी भी 30% उधार में है, मतलब 27,000 नहीं मिले अभी भी, लेकिन मुझे 18 मिल गए ना, तो 18 के ऊपर बताओ 10% कितना है, 1,800 रुपए का डिस्काउंट अलाउड, और 18,000 में से 1,800 घटा दो, 16,200 रुपये, मतलब कैश जो हमें कैश मिल गया, 16,200 रुपये कैश रिसीव्ड, ठीक है, ये कैश मिल गया। तो हम इसकी एंट्री यहां पे कर देते हैं, कब, मार्च, कौन सी डेट है, मार्च 19, मार्च 19 को मिली, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शाम। अब की बारी शाम गिवर कितने का बन रहा है, 18,000 का, 18,000 से उसका हिसाब हो रहा है, जिसमें से 16,200 का कैश का गिवर है, बाकी 1,800 रुपए का लॉस का। तो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे फिर कह रहा है 30% ऑफ द रिमाइंडर रिसीव्ड और मार्च 23। अब लॉजिक लगाओ, अब सोचना पड़ेगा आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी तक मैंने बोला कि 50% पेमेंट रिसीव्ड हुई मार्च 15 को, 20% पेमेंट रिसीव्ड हुई मार्च 19 को, किसका 50%, किसका 20%, 90,000 का। अब ऐसा नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूं अब ऊपर वाले पॉइंट को, मार्च
19 के बाद अब आ जाओ मार्च 23 पे। मार्च 23 पे जब बात आ रही है ना, तो मार्च 23 पे रिमाइंडर की बात आ रही है। रिमाइंडर मतलब ओरिजिनल 90,000 का 30% नहीं। आप सोचो कि हिसाब पूरा हो गया, आप खुद सोचो। 90,000 का 50% आपको मार्च 15 को मिला, फिर 20% मार्च 19 को मिला, फिर 30% मार्च 23 को मिल गया, तो हिसाब तो पूरा हो गया। जबकि मार्च 26 को फिर से दे रहा है वो पैसे, तो किस चीज के दे रहे हैं? आप समझे इस बात को। अब ना, अब की बारी इसने ये बोला है कि जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर का आपको 30% मिला है। पहले तो रिमाइंडर चेक करो। मुझे एक बात बताएं, रिमाइंडर रह कितना गया है? 27,000। सोचो 90 में से 45 का हिसाब होता, 45 लेने बाकी थे, फिर 45,000 में से 20% किसका? 90 का, फिर बच गया 30%। 30% मतलब 27,000। अब 27,000 रुपए ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो बच गए, ठीक है। इस रिमाइंडर के ऊपर आप करेंगे 30%, ना कि 90,000 का 30%। अगर आप 90,000 के 30% करते तो अपने आप में 27,000 ना आ जाता, और 27,000 आता तो 27,000 का हिसाब भी पूरा हो जाता। 27,000 पे 2700 के डिस्काउंट काट के और बाकी रह जाते आपके 24,300 रुपए। वहीं पे हिसाब किताब खत्म हो जाता मार्च 23 को। लेकिन ये तो मार्च 26 को भी दे रहा है। आप सोचो, ये बात रिमाइंडर वाली बात थी ना, ये मार्च 19 में नहीं आई थी, ये मार्च 23 में ही आई है। मार्च 19 में रिमाइंडर की बात आई ही नहीं है। तो आप समझे बात को। जो ये रिमाइंडर है ना, इसका 30%, इसका 30% अब की बात, 27,000 का 30% मतलब 8100 रुपए। थोड़ा इसका स्पेस बनाना पड़ेगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो जो इसका 30% है, मतलब अब की बारी रिमाइंडर का 30%, मतलब 8100, मतलब बाकी कितना रह गया आप चेक कर लेना। 27,000 के ऊपर बाकी 30% आप देखें, 27 मैंने 60 19, 18,900 रुपये। और ये 70% किसका है? 70% ऑफ रिमाइंडर, और ये भी 27,000 का 30%। अब इसका हिसाब हुआ है, जब इसका हिसाब हुआ है तो इसके ऊपर 10% डिस्काउंट काट दो, तो 10% मतलब 810 रुपये। 8100 रुपये में से 810 रुपये लेस कर दो, तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा आई थिंक ये 7290 रुपये। ये रिसीव होगा, बस सिंपल सी बात है। इसका 10% कर दिया, तो आगे मैं फिर इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, नीचे नहीं लेके जाता। चलो यहाँ तक कर देता हूँ ये वाली एंट्री। तो मुझे बताएं, मार्च 23 को मुझे कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 7290 रुपए। और डिस्काउंट अलाउड कितने का हुआ आपका? 810 रुपए। और टू कितना टोटल? 27,000 रुपए का वो टू शाम 8100। बस ये था। अब अगले पैसे मार्च 26 को मिल रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मार्च 26 को लेने कितने हैं? तो देखो मार्च 26 को जब ये हो गया तो रिमाइंडर रह गए, ये लेने हैं आपकी बारी, और लेने हैं। और मार्च 26 को मिले, मार्च 26 को मैं फिर क्या इस पैसे का सारा बैलेंस मिल गया। उसने क्या बोला है? बैलेंस रिसीव्ड और मार्च 26। मुझे इतना बताएं, ये जो 18,900 है, क्या इसके ऊपर डिस्काउंट अब की बारी देनी पड़ेगी? तो सोच लो, नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि मार्च 26 है। मार्च 25 तक डिस्काउंट थी, उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं है। मतलब लास्ट एंट्री क्या होगी, मैं यहीं पे लिख देता हूं, या अलग से यहाँ पे नहीं दिख रहा आपके, शायद नीचे आएगा नहीं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू शाम, पूरे के पूरे 18,900 रुपए मिल जाएंगे। बस यही था। दोबारा से रीड कर रहा हूं, देखो। सबसे पहले उधार सेल्स हुई 90,000 रुपए की। उधार सेल उस दिन कुछ नहीं मिला, फिर हमें पैसा कितना मिला? 50% पैसा मिला मार्च 15 को। मार्च 25 तक अलाउड है, डिस्काउंट देते रहना है हमने, ठीक है। तो हमने 50% मतलब 45,000 पे डिस्काउंट काटी, 4500, बाकी कैश रिसीव हो गया। फिर 20% मतलब किसके ऊपर 20%? 90,000 के ऊपर 20%। तो 90,000 का 20% 18,000, इसमें से 90% ये आ गया, 1800 ये आ गया। फिर उसके बाद मार्च 23 को फिर हमें पैसा मिला, लेकिन 30% 90,000 का नहीं, रिमाइंडर है 27,000। तो 27,000 का 30% 8100 रुपये। 8100 रुपये में से 7290 रुपये आए, 810 रुपये की डिस्काउंट अलाउड, और टू शाम है 8100 रुपये, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, वो मार्च 26 को मिला, और मार्च 26 को कोई डिस्काउंट नहीं है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू शाम। बस सिंपल सी बात है। अब
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिकल पॉइंट था, जिसके ऊपर मैंने डिस्कस करी है डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब इसके बाद। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, एक बार स्पीडली हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे काफी बच्चों ने भेज दिया मुझे सॉल्यूशन, और वो ठीक भी था, छोटी मोटी एरर थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम करते हैं और क्विकली करेंगे, जल्दी जल्दी। ठीक है, आपकी क्लास में आज इतना ही होगा बस, क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद। ठीक है, परचेज गुड्स, पहली एंट्री कर रहा हूं मैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज। थोड़ा क्विकली करते हैं और ज्यादा फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा मैं, ठीक है, बस वो वर्किंग नोट अच्छे से बना दूंगा मैं। तो देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, पेड टू राम ऑल अमाउंट इमीडिएटली। हमने सारी पेमेंट इकट्ठी कर दी। तो शॉर्टकट लगाते हैं, जहां पे वर्किंग नोट की जरूरत पड़ी ना, हम वहीं पे बनाएंगे। ठीक है, मैं ये मान सकता हूं कि अगर आपने सेल्स का क्वेश्चन अच्छे से कर दिया तो परचेज का कर दिया होगा। देखो, मुझे पता है कि काफी बच्चों ने मुझे सोल्यूशन दे दिया है, फिर भी करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार अगर आपके पास यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी तो आप बार बार इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती भी आगे फ्यूचर में तो। ठीक है, तो और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि साथ साथ पढ़ना पसंद करते हैं कि टीचर ही करवाए सब कुछ, तो ऐसे बच्चों के लिए तो रेलिवेंट है ना कि हम एक बार बोर्ड पे जरूर करें। देखो, तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट की परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है, 1 लाख का 10% रेट डिस्काउंट, मतलब 90,000 रुपए तो परचेज में आने ही है। और हमने सारी पेमेंट इमीडिएट कर दी। अब 90,000 के ऊपर 10% कैश डिस्काउंट भी काट दो। ट्रेड डिस्काउंट की आपको पता है कोई एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की होती है। तो हम क्या करेंगे, टू कैश, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो 90,000 का 10% डिस्काउंट काट दो, मतलब 9,000, और पेमेंट कितने की हो गई, 81,000 की। परचेज नॉमिनल है, डेबिट ऑल दी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डिस्काउंट रिसीव्ड है नॉमिनल, डेबिट ऑल दी क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। हमने गुड्स जो 90,000 के खरीदे उसके बदले में हमें देने पड़े 81,000, मतलब हमें 9,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। बस सिंपल सा पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकंड केस पे। 1 लाख रुपए के गुड्स थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है, 60% पेमेंट हमने इमीडिएट कर दी राम को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लिस्ट प्राइस, ये सेकंड केस के लिए कर रहा हूँ, सेकंड केस, या लिख लेना आप खुद ही, कितने रुपए के हैं, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए में से आप ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर दो, 10% है, तो बाकी रह गया आपके 90,000 रुपीज। ठीक है, तो 90,000 रुपीज रह गए, हमने 60% पेमेंट राम को इमीडिएट कर दी। ये आपका परचेज में आना ही आना है। मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ, मतलब यहीं पे लिख देता हूँ, छोड़ो। तो परचेज में तो पक्का है कि आपका कितने रुपए आना है, 90,000 रुपीज कन्फर्म है आना है। अब आगे क्या हुआ, वो ये कह रहे हैं कि 60% पेमेंट हमने राम को इमीडिएट कर दी, मतलब ये कंफर्म है। आप 60% पेमेंट को मत देखो, ये देखो कि 40% तो उधार है। मैंने आपको ये बात बताई थी, तभी बात क्लियर होगी। 40% उधार का मतलब 36,000 रुपए तो कंफर्म है अभी देने हैं, और जो 60% है ये 54,000, उसके ऊपर आपका कितना डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट 10% है ना, तो 10% आप काट दो इसके ऊपर, मतलब 5400 डिस्काउंट अब की बारी रिसीव्ड है, और 54,000 में से 5400 आप लेस कर दो तो 48,600 रुपए आपके आ गए। 48,600 रुपए आपके क्या आ गए, जो पैसे आपने पे कर दिए। तो पेमेंट पेड, ये पेड आ गई, ये डिस्काउंट रिसीव्ड आ गई, ये उधार आ गया। आप चेक करके देखो, ये तीनों ही तो क्रेडिट में जाने हैं। तो टू, सबसे पहले आप लिख दो जो भी लिखना है, मतलब बेटर यही रहता है हमेशा, पता है आपको एंट्री कैसे करनी, जो बड़ा अमाउंट है ना उसको सबसे पहले लिखना चाहिए, चाहे वो डेबिट का हो चाहे क्रेडिट का हो। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत कर देगा कोई आपका, लेकिन आपको सबसे पहले बड़ा अमाउंट, फिर उसके बाद ये, फिर ये लिखना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने लास्ट क्लास में ऐसा करा भी था कि कोई अमाउंट कहीं पे भी लिख दिया, मैंने मेरा मकसद वहां पे आपको सिर्फ समझाना था, लेकिन अगर आप आगे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंटेशन पार्ट के लिए जब भी कुछ डेबिट कर रहे हैं तो सबसे बड़े वाला अमाउंट सबसे ऊपर लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा जरूरी है ये चीजें। अब आप आगे देखें, कैश आपने पे किया कितना, 48,600 रुपए, और आपका उधार कितना है, आपने किससे खरीदे हैं, गुड्स राम से खरीदे हैं, तो टू राम के बन रहे हैं आपके 36,000 रुपए, और टू डिस्काउंट
रिसीव्ड 5400 रुपीज। बस ये सिंपल क्वेश्चन है। अब थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में कह रहे हैं गुड्स परचेज करें 1,00,000 रुपए के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है, लेकिन 54,000 रुपए हमने जेब से दिए हैं। अब एक बात बताओ, खुद सोचो, मैं ये कह रहा हूँ 54,000 जेब से दिए, तो इसका मतलब क्या आप 36,000 को उधार मान लेंगे क्या? क्योंकि डिस्काउंट भी तो देनी है, तो कहां से देंगे अगर 36,000 को उधार मान लेंगे? 54,000 तो जेब में से अब की बारी पैसा निकाल रहा है। पिछली बारी 54,000 नहीं निकाल रहा था, 48,600 निकाल रहा था। अब आप समझे इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सेम है वैसे तो कल वाले क्वेश्चन से अगर आप रिलेट करें तो आपने 54,000 पे कर दिए, अब की बारी आपके पेमेंट में, थर्ड केस लिख रहा हूं मैं, ये थर्ड है अभी, ध्यान रखना, 54,000 पे कर दिए, इसकी डिस्काउंट रिसीव्ड भी यहीं पे लिखो, ये डिस्काउंट रिसीव्ड, ये पेड, और बाकी बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? जो 90 में से इन दोनों को लेस करने के बाद आएगा। बस इसको क्या बोलते हैं हम? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया? 59,400, 90 में से ये लेस कर देगा 30,600 आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो 30,600 आपकी उधार हो गई और 5400 रुपए आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो गई। ये था, बस सिंपल है। अब आते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ केस में फिर वही वर्ड, आफ्टर रिसीविंग, जैसे वहां पे था आफ्टर अलोइंग कैश डिस्काउंट, आफ्टर रिसीविंग कैश डिस्काउंट। तो बात को समझे फिर से, 54,000 जब आपने पे किए ना, जो मैंने कल आपको इक्वेशन बना के दिखाई थी, ये अपने आप में एक अमाउंट 90 है, जबकि पेबल आपकी तरफ से आपने कितना करना था? 100 करना था। इफ 90 पेड देन पेबल कितना था आपकी तरफ से? 100, और अगर 1 है तो 100/90, और अगर आपने पे कितना किया? 54,000, तो 100/90 इंटू 54,000। अल्टीमेटली आपने 60 पे करने की सोची थी, सामने वाले को कहा मैं तेरे को 60 पे कर देता हूँ। ठीक है, सामने वाले को आपने क्या कहा? 60 पे कर देता हूँ, वो कहता है 60 पे कर देता है ना, तो इसका एक काम कर, 10% डिस्काउंट काट ले, कैश डिस्काउंट। 54,000 मैं तू मेरे को पे कर दे, मतलब मैं उसको पे कर दूंगा, और 6,000 की आपकी डिस्काउंट होगी। आफ्टर अलोइंग या आफ्टर रिसीविंग कैश डिस्काउंट होता है ना, तब ये ट्रीटमेंट करना होता है आपने। ठीक है, अब मैं बोलूँ यहाँ पे कैश डिस्काउंट ही 20% था, फिर क्या करते? क्योंकि मैंने अभी तक तो केसेस में 10% बोला है, मान लो 20 होता तो यहाँ पे 80 आता, मतलब 100 में से 20 लेस करने के बाद 80 बनता। तो अगर 80 पे करे हैं तो देने कितने थे? 100, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी मुश्किल नहीं आएगी, मतलब एक बार आपके माइंड में बात, हर एक बात फिट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 54,000 आपने पे कर दिए, 6,000 रुपए आपका, कैसे 6,000 पता लगा? 60 देने थे, 54 दिए, तो 6,000 रुपए कैश डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। और बाकी बच कितने गए? 90 में से ये 60 लेस कर दो, तो 30,000 आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब बात ये है, आप चेक कर लो, 60 देने थे ना, उसके ऊपर 10% कितना है? 6,000, और बचे हो कितने हैं? 54। पहले आप इस पे कर रहे थे, लास्ट वाले केस में जो अमाउंट था इसके ऊपर कर रहे थे, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला था आफ्टर अलाउइंग या आफ्टर रिसीविंग कैश डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है आफ्टर, तो आपको ये लॉजिक लगाना है, 60 के ऊपर 10% 6,000 डिस्काउंट और बाकी 54,000 पेड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 54,000 पे करने के बाद 6,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड बोलेंगे, और 30,000 आपका उधार हो गया, गिवर हो गया, वो जो भी है। ये आपका फोर्थ केस है, बस। ठीक है, तो आपके अब 5 तक क्वेश्चन हो गए हैं, 5 तक क्वेश्चन हो गए हैं अच्छे से। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चे अपना जो भी कोई मटेरियल होगा, बुक वगैरह भी ले रखी होगी, वहां से जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चन आगे के अब हो जाएंगे, और मैं नहीं मानता उसमें से कोई दिक्कत आनी चाहिए, चाहे वो आपके इलस्ट्रेशन है या चाहे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक बार ये 9 क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको और भी मटेरियल दूंगा। ठीक है, लेकिन हम साथ के साथ अपनी क्लास आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ना इस कंसेप्ट करने के बाद, 5 क्वेश्चंस करने के बाद आपके काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं बुक से भी, चाहे वो कोई भी बुक कर रहे हो। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही चल रहे हैं, क्योंकि आप हमारे से फेस टू फेस कनेक्टेड नहीं हैं, तो इसीलिए हम ये सोच के चल रहे हैं कि वो चीज़ करवाई जाए जो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे। ऐसा ना हो कि मैं आपको रेगुलरली थ्योरी करवाता जाऊं और बोर करता जाऊं। हम थ्योरी को ना, सीधी सी बात है, थ्योरी को हम प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर सकते हैं। बेटर ये है जिससे आपके माइंड में फिट हो जाए, उसका मीनिंग भी क्लियर हो। देखो, मैं आपको अगर थ्योरी करवाता जाऊंगा, मैंने आपको आज कह दिया कि चलो एसेट्स की डेफिनेशन है जी, ये बता दी मैंने आपको, जब उसका आप प्रैक्टिकली मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रहे तो वो थ्योरी बताने का कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ मैं क्रैम करवा रहा हूँ, और ये क्रैमिंग मेरी आदत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही चलाऊंगा हमेशा।
और अपने आप ही कहीं ना कोई डेफिनेशन, कोई ना कोई चीज ऐसी जो आपकी पीछे थ्योरी में होनी चाहिए थी, तो वो आपकी अपने आप ही कवर होगी। फिर जब 2-3 चैप्टर निकल जाएंगे, 4 चैप्टर निकल जाएंगे, फिर मैं आपको थ्योरी के ऊपर बात करूंगा, और वो इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा वो करने का, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें खुद से आती होंगी। पता क्या है कि अगर आपने ऑडियंस के आगे बोलना है ना, तो वहां पे ऑडियंस को कनेक्ट करना जरूरी है। अगर ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं होगी, मैं आपको सीधा ही बोर करने के लिए थ्योरी बोलता जाऊंगा, तो वहां पे कोई फायदा नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल कुछ चैप्टर कर बैठेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको थ्योरी समझने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए आप पहले प्रैक्टिकल के ऊपर रहें। मैंने आपको सिर्फ जर्नल वर्ड बोला है, अभी तो जर्नल के बाद इसकी सब जर्नल भी होगी, तो उसके बाद फिर हम लेजर पे आएंगे, कैश बुक पे आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं अभी। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। हमारा सिर्फ थ्योरी ही लाइफ का पार्ट नहीं है, हमारे को प्रैक्टिकल आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो थ्योरी को ही हम अलग से डिस्कस करेंगे, और वो आपके इंटरेस्ट में ही होगा उस टाइम। अभी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी है। अगर मैं आपको आज कल से थ्योरी करवाने लग जाऊँ ना, तो आप ये सोचेंगे कि यार ये तो पका दिया, मज़ा ही नहीं आ रहा पढ़ने का। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिकल से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगला क्वेश्चन करेंगे, और अगला कंसेप्ट रहेगा हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन का, उसी के ऊपर ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।